नमस्कार। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार के इजहार का दिन, अपने पार्टनर को तोहफे देने का दिन। लेकिन जमाना बदल चुका है, जी हां, और इसके साथ ही गिफ्टिंग के ऑप्शंस भी बदलते जा रहे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे नए जमानों के नए तोहफों के विकल्प की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जुड़ रही हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले जरा इस खास दिन पर हम आपको भी कुछ शेरो शायरी सुना देते हैं। जी हाँ, आपके के लिए हमारी तरफ से एक खास टिप है। तो म्यूचुअल फंड का फंडा जानो, कमाई करने के मौके भी पहचानो, सही फंड में निवेश करो, अपनी जेब बेहतर रिटर्न से भरो। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं चर्चा की। तो पूजा जी, फाइनेंशियल सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है और अपने पार्टनर को देने के लिए इससे बेहतर तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम पहले के जमाने की बात करें तो लोग सेविंग्स के लिए केवल बैंक का रुख ही करते थे, आरडी अकाउंट में पैसा जमा करते थे। लेकिन आज की बात की जाए, नए जमाने की बात की जाए, तो आखिरकार अपने पार्टनर को अगर हमें कोई सुरक्षित चीज तोहफे में देनी है, फाइनेंशियल सुरक्षा उसे तोहफे में देनी है, तो आरडी की जगह क्या ले सकते हैं? जी, देखिए पल्लवी, सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे आपको भी और सारे दर्शकों को भी। और जैसे आपने कहा कि पहले के ज़माने में भी फाइनेंशियल गिफ्ट्स देते थे और अभी भी फाइनेंशियल गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेंड बदल गया है, पहले का जो ट्रेंड है और अभी का जो ट्रेंड है, हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। तो अगर फाइनेंशियल गिफ्ट की बात की जाए तो पहले ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में हम आरडी देते थे अपने लव्ड वंस को, लेकिन अभी वही आरडी की जगह हम एसआईपी दे सकते हैं अपने लव्ड वंस को, क्योंकि जाहिर सी बात है आरडी के जो रिटर्न्स है वो कहीं ना कहीं 7% के आसपास हैं और उतना ही हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए और लंबे समय के लिए एक अच्छी रकम जुटाने के लिए एसआईपी से अच्छा विकल्प नहीं है। आज के पोर्टफोलियो में एसआईपी होना बहुत बहुत बेहद ही जरूरी हो गया है, मैं कहूंगी। और जिस तरीके से हम आरडी में कन्वीनियंटली हर महीने पैसे निवेश करते थे, उसी तरीके से एसआईपी में भी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी, उतने ही एग्जिट ऑप्शंस भी हैं, लिक्विडिटी इतनी अच्छी है, तो आप कभी भी निकाल सकते हैं पैसा और आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगी, अगर आपकी बहुत सालों से अगर कोई आरडी चल रही है और अगर आप उसको और लंबे समय तक कंटिन्यू करने वाले हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, तो आप उसे एसआईपी से रिप्लेस कर लें। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि आरडी से पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए निवेश किया जाए, तो ये अच्छा मौका है और आप अपने पार्टनर को एक अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसके साथ एक सुरक्षित भविष्य की नींव जो है वो जरूर डल जाएगी। अच्छा पूजा जी, अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो आपके पसंदीदा फंड्स भी बता दीजिए दर्शकों को। जी जी, देखिए जैसे पल्लवी, अब जैसे अगर आप अभी से कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो एसआईपी के तौर पे, जैसे मैंने मेंशन किया, अगर लॉन्ग टर्म, तो आपको आप गिफ्ट दे रहे हैं आपके पार्टनर को, तो आपको ये जांच करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, मतलब जो गोल्स हैं, जो आपके आने वाले लक्ष्य हैं, उस हिसाब से हम गिफ्ट देते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई पर्टिकुलर टारगेट के लिए या पर्टिकुलर गोल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप कोई भी डेट फंड में निवेश के लिए या पर्टिकुलर गोल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप कोई भी डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। तो एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड है, या तो फिर इक्विटी सेविंग्स फंड है, एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड है, जो एक हाइब्रिड फंड है और काफी कंजर्वेटिव फंड है। अगर आपका गोल मीडियम टर्म गोल है, तो आप 3 से 5 साल तक का कोई गोल है, तो आप एक हाइब्रिड फंड में, इक्विटी हाइब्रिड, अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड है, या तो फिर बैलेंस एडवांटेज किस्म के फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है। और जैसे मैंने मेंशन किया, अगर आपका लंबे समय के लिए कोई गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो आप प्योर इक्विटी फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, या तो फिर आप एक लार्ज एंड मिड कैप कॉम्बिनेशन का फंड ले सकते हैं, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। तो इस तरीके से आपके जो गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, उस हिसाब से आप एसआईपी का चुनाव करें। लेकिन आपको आपके पोर्टफोलियो में एसआईपी होना बहुत जरूरी है, तो उसकी शुरुआत जल्दी से कर लें।
बिल्कुल। तो अगर अब तक आपने निवेश की शुरुआत नहीं की है म्यूचुअल फंड्स में, तो ये फंड्स जो हैं आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकते हैं, और जल्द से जल्द जो है आप एसआईपी की शुरुआत करें, और इससे आप अपने आप को और अपने पार्टनर को जो है एक सुरक्षित भविष्य का गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा, कुछ और ऑप्शंस की बात करते हैं पूजा जी। जिस तरह से हम देखते आए हैं कि लोग हमेशा जो एक बहुत ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है पीपीएफ में निवेश करते हैं, हालांकि अगर पीपीएफ के लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर पैसा निकालना हो इमरजेंसी में तो थोड़ा सा लोगों को परेशान करता है। तो ऐसे में अगर पीपीएफ को ना गिफ्ट किया जाए, पीपीएफ का ऑप्शन ना चुना जाए, तो दूसरा क्या गिफ्टिंग ऑप्शन हो सकता है? जी, पल्लवी, इनफैक्ट मैं कहूंगी ये जो समय है वैलेंटाइंस डे के आसपास का समय, उस समय पे एक फाइनेंशियल गिफ्ट के तौर पे इस तरीके का टैक्स सेविंग प्रोडक्ट काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि अगर हम अपने पार्टनर को सोचते हैं कि कोई मटेरियल गिफ्ट ना दे और कोई फाइनेंशियल गिफ्ट दे, तो टैक्स सेविंग के से बेहतर और क्या गिफ्ट हो सकता है। तो उस समय पे काफी टाइम ये एक डिस्कशन आ जाता है कि पीपीएफ में निवेश करना है या कोई और ईएलएसएस स्कीम जैसे है उसमें निवेश करना है। तो जब हम 1.5 लाख का कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आपका जो सैलरीड अगर आप हैं तो आपके जो पीएफ डिडक्शंस हैं वो सारे डिडक्ट होने के बाद आपके 1,50,000 में कितनी जगह बचती है एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। और अगर आप बिजनेस में हैं या कोई प्रोफेशन में हैं तो आप वो 1.5 लाख को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो ट्रेडिशनली हम पीपीएफ में इस तरीके से करते थे कि पूरा का पूरा 1.5 लाख निवेश कर लेते थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अच्छा था, टैक्स डिडक्शन भी है, और 15 साल के लिए हिसाब से एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट उस समय पे अच्छा था जब पीपीएफ के रेट्स अच्छे थे। अब क्योंकि पीपीएफ के रेट्स भी काफी कम है पहले के मुताबिक देखा जाए तो 15 साल के लॉक इन के लिए ये प्रोडक्ट में इतना रिटर्न मिल पाना, इसके कंपैरिजन में अगर हम ईएलएसएस स्कीम देखें म्यूचुअल फंड्स में, जो काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको ईएलएसएस में एटीसी टैक्स रिडक्शन भी मिलता है, लॉक इन भी सिर्फ 3 साल के लिए है, और रिटर्न वाइज देखा जाए अगर आप उसको 15 साल तक नहीं भी रिडेम्पशन ले तो आप उसमें आराम से एक अजम्पशन के तौर पे 12 से 15% का आपको उसमें रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक आपको साइकोलॉजी को चेंज करना है कि सिर्फ पीपीएफ में आपको टैक्स रिडक्शन नहीं मिला, आपके काफी दूसरे विकल्प भी हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे आपके पास और विकल्प भी हैं। जी हाँ, अपने भविष्य और अपने पार्टनर के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। अच्छा पूजा जी, हमारे दर्शकों को जरा ये भी बता दीजिए कि कौन से ऐसे ईएलएसएस फंड है जिन्हें वो चुन सकते हैं? जी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड है, एलएनटी टैक्स एडवांटेज फंड है। अगर आप एसआईपी का रूट लेना चाहते हैं तो आप उसे एसआईपी के रूट में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो आप उसको लमसम के तौर पे भी निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपका मकसद टैक्स बचत का है तो कहीं ना कहीं ईएलएसएस फंड्स जो है आपके लिए बेहतर सौदा साबित हो सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं पूजा जी तीसरे गिफ्टिंग ऑप्शन की, जो कि हम अक्सर देखते आए हैं कि आज भी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों को या फिर किसी को भी अगर किसी भी ओकेजन पे गिफ्ट देना होता है तो एफडी के तौर पर गिफ्ट देते हैं। लेकिन अगर एफडी की बात की जाए, जब उसकी महंगाई दर का जिक्र आता है तो महंगाई दर के मुकाबले उसका ब्याज जो है वो काफी कम लगता है। ऐसे में अगर एफडी का चुनाव ना करा जाए तो फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे गिफ्ट के तौर पर हम अपने पार्टनर को दे सकते हैं? जी, इनफैक्ट पल्लवी, यही चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा और डिटेल में कहना चाहूँगी कि नॉर्मली जो ये मौका होता है गिफ्टिंग का, जो हम कहते हैं कि हम माइनर को गिफ्ट करेंगे, तो आपके फैमिली में जो भी बच्चे होते हैं उनके नाम पे आप एफडी करते हैं, लेकिन उसमें आप गार्डियन जो हैं वो आपके बेटे होते हैं, आपकी बहू होते हैं। अगर ये कोई ग्रैंड पेरेंट गिफ्ट दे रहा है तो नॉर्मली जो गार्डियन है उस पर्टिकुलर एफडी के इन्वेस्टमेंट में जो आपके बच्चे के नाम पे अल्टीमेटली शुरू की गई है, तो गार्डियन की जो टैक्स ट्रीटमेंट है वही टैक्स ट्रीटमेंट लगती है। तो ये हम काफी टाइम नहीं सोचते, क्योंकि गार्डियन की टैक्स ट्रीटमेंट अगर 30% टैक्स या हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आती है
तो वहां पे एफडी में जो रिटर्न है या जो इंटरेस्ट मिलता है वो 30% के बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न्स काफी कम हो जाते हैं, कुछ 5.5 से 6% के आसपास ही रिटर्न्स रहेंगे। तो वहां पे अगर आप एक सेफ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट आपके किसी भी लव्ड वन को गिफ्ट देना चाहते हैं तो मैं कहूंगी डेट म्यूचुअल फंड का सहारा ले। डेट म्यूचुअल फंड भी सिमिलर प्रोडक्ट है एक डेट कैटेगरी में, और आपको रिटर्न वाइज भी उसमें अराउंड 8% के आसपास रिटर्न मिल सकता है, जो एफडी के बराबर ही है। लेकिन दो चीजों का बेनिफिट है यहाँ पे, आपको इस तरीके का लॉक इन नहीं है जो एफडी में है। अगर आप 3 साल तक बने रहते हैं तो आपको उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, और क्योंकि एफडी में हमने जो निवेश किया है इंटरेस्ट के बाद आपको, अगर आपने इंटरेस्ट ले लिया उसे हर महीने, तो आपको मेच्योरिटी पे सिर्फ वही वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया तो आप उसमें एसडब्ल्यूपी भी ले सकते हैं हर महीने क्वार्टरली, और अल्टीमेटली जब आप निकालेंगे तब उसमें आप थोड़ा बहुत कैपिटल अप्रिसिएशन भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स है। तो जब भी आप एक सेफ इंस्ट्रूमेंट, एक डेट इंस्ट्रूमेंट आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान दें, टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह, एंड फिर आप उसका चुनाव करें। बिल्कुल, तो डेट फंड्स जो हैं आप चुन सकते हैं अगर आप अब तक जो है एफडी के जरिए निवेश करते आए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर सौदा जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन अगर पूजा जी किसी को डेट फंड्स में निवेश करना है तो उसके लिए सबसे सही फंड कौन कौन से रहेंगे, अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? जी, पल्लवी, नॉर्मली डेट फंड्स की भी जब भी बात की जाती है, अगेन क्योंकि हम इक्विटी में बात करते हैं टाइम होराइजन का, तो डेट में भी टाइम होराइजन जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप किसी को एक कंटिजेंसी फंड गिफ्ट करना चाहते हैं, ये भी एक अच्छी आइडिया है कि अगर इमरजेंसी के तौर पे आप किसी को एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट गिफ्ट करना चाहते हैं जो आप उसे कंटिजेंसी के तौर पे यूज करें या अगले साल के लिए कोई ट्रैवल के लिए यूज करें। एक फंड आपने गिफ्ट कर दिया, आप उसको कोई भी रीजन से यूज करना चाहते हैं लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल या उसके अंदर है, तो आप उसको निवेश करने के लिए लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं, या तो फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश कर सकते हैं जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड है, या तो फिर फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फंड है। इस तरीके के फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में उसे रखना चाहते हैं तो आप कोई आर्बिट्राज फंड में निवेश कर सकते हैं। 3 साल तक का आपका होराइजन है तो आप उसको क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज जैसे एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड है या तो आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड है, उस तरीके के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है 3 साल से ऊपर तो आप कोई भी इनकम फंड में निवेश कर सकते हैं या गिल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं, रिलायंस इनकम फंड जैसे है। लेकिन आप कभी भी डेट में चुनाव करते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान देना है कि उसकी एवरेज मेच्योरिटी क्या है, उसका वाईटीएम क्या है, उसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है। इस तरीके के जो जार्गन्स जो शब्द मैं यूज कर रही हूं वो आप कभी भी आप किसी भी आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के समझ के फिर ही डेट का चुनाव करें। बिल्कुल, तो इन तमाम बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा जैसा कि पूजा जी बता रही हैं अगर आप डेट फंड का चुनाव करने वाले हैं तो। अच्छा पूजा जी, एक सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गिफ्टिंग आइटम होता है वो महिलाओं को अगर गिफ्ट किया जाता है तो सबसे पहले सोने का जिक्र आता है, और लोग जो है काफी जो है वैलेंटाइन डे हो या फिर जन्मदिन हो, कोई भी ऐसा मौका हो तो महिलाओं को या अपने पार्टनर को जो है वो गोल्ड गिफ्ट करना पसंद काफी हद तक करते भी हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डर होता है कि एक तो मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा कई बार लग जाते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता पे भी सवाल कई बार उठते हैं कि सोना शुद्ध है या नहीं है। तो ऐसे में अगर पुराने जमाने में जैसे लोग गोल्ड गिफ्ट करते थे तो नए जमाने में उसकी एवरेज में क्या गिफ्ट किया जा सकता है? इनफैक्ट पल्लवी, मैं कहूंगी कि हम जब भी वैलेंटाइन डे के मौके पे या जैसे आपने कहा बर्थडेज एनिवर्सरीज, इन सारे मौकों पे जब भी गिफ्टिंग के ऑप्शंस देखते हैं तो मेरे ख्याल से अगर वो कोई महिला है तो वो ऑब्वियसली गोल्ड या डायमंड या इस तरीके का गिफ्ट पसंद करेंगे। इसके लिए आप भी अग्री करेंगे मेरी बात से। लेकिन और हम देखते भी हैं नॉर्मली आजकल ट्रेंड भी है कि काफ़ी लोग जब ये शादियों का जो ट्रेंड है तो वो 14 फेब या इस तरीके के टाइम पे ही शादी करते हैं वैलेंटाइंस के आसपास, ताकि
वो माहौल क्रिएट हो जाए। तो हर साल आपको एनिवर्सरी गिफ्ट भी होता है, वैलेंटाइन गिफ्ट भी होता है, तो ये सारी चीजें बाद में पता चलती है जब गिफ्टिंग की बात आती है। तो क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया गोल्ड, डायमंड, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो है ज्वेलरी फॉर्म में अगर आप डायरेक्टली निवेश करते हैं, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं, आपके पर्सनल यूज के लिए आपको जरूरत है और आप यूज करना चाहते हैं, जैसे हम काफी टाइम जरूरत नहीं होती है और फिर भी हम सोना खरीदते हैं, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ही आप खरीदें। लेकिन अगर आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, जैसे हम हमेशा कैसे कहते हैं कि 10 से 15% आप इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए आप गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो उसके लिए दूसरे विकल्प हैं जिसमें मेकिंग चार्जेस का डर नहीं, थेफ्ट या चोरी का डर नहीं, प्योरिटी का डर नहीं, जो है गोल्ड ईटीएफ्स या तो फिर गोल्ड फंड्स, जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं। तो गोल्ड ईटीएफ्स आप डीमैट फॉर्म में रख सकते हैं, आपको इजीली जो गोल्ड इंडेक्स का जो प्राइस है उस पर आप निवेश डायरेक्टली कर सकते हैं। और जो गोल्ड फंड्स हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, वो गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं, उसके लिए आपको डीमैट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी गोल्ड ईटीएफ्स में ही निवेश करते हैं। तो आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, अगर गोल्ड फंड्स में अगर आपने चुनाव करते हैं तो उसमें गोल्ड में एसआईपी भी कर सकते हैं, जहां हम देखते हैं कि नॉर्मली गोल्ड क्योंकि इतना हेविली प्राइस्ड है तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं आपको उसमें निवेश करना, तो आप एसआईपी के जरिए उसमें छोटे अमाउंट से भी निवेश कर सकते हैं। तो काफी दूसरे ऑप्शंस की तरफ आप ध्यान दें और ना ही एक ही चीज के आप उसका यूज ना हो और आप उसे खरीदें। बिल्कुल, तो अपने पोर्टफोलियो में जो है वो विविधता को बनाए रखें। अच्छा पूजा जी, अगर किसी को गोल्ड फंड्स में या ईटीएफ में निवेश करना है तो क्या क्या फंड्स ऐसे हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं? जी, कुछ गोल्ड एएमसीज जो हैं वो गोल्ड फंड्स का आप उसमें चुनाव कर सकते हैं, जैसे रिलायंस गोल्ड ईटीएफ है, एसबीआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड है। इस तरीके के कोई भी फंड में आप चुनाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो बात की कि आखिरकार आप सोने की जगह पे क्या विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन एक जो गिफ्ट ऐसा होता है जो हर कोई जो है अपने पार्टनर को ज़रूर गिफ्ट करना चाहता है, वो होता है एक अच्छे से सुंदर से घर का सपना। और उस सपने को पूरा करने के लिए अक्सर लोग देखा है कि प्रॉपर्टी भी जो है वो भी गिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, तो रियल एस्टेट में जो है काफ़ी पैसा लगाया भी जाता था और उस पर रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह से फ्लैट्स वगैरह की इन्वेंट्री जो है वो बिक नहीं रही है, तो ऐसे में अगर रियल एस्टेट में पैसा ना लगाया जाए तो उस पैसे को कहां इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, बहुत ही सही तरीके से आपने इसको मेंशन किया पल्लवी। पहले के ज़माने में ये होता था कि चलो एक जो प्राइमरी घर है उसके लिए अगर आपने सोचा है वो गिफ्ट करना है या वो आप अपने लिए खरीद रहे हैं तो वो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो भी आपका प्रॉफिट है या जो भी आपका सेविंग है उसे आप रियल एस्टेट में निवेश करते थे। मार्केट्स अच्छी हुआ करती थी और हम तभी ये नहीं सोचते, हम ये सोचते थे कि एक पर्टिकुलर ये इसे 15-20 साल बाद जब बच्चे की शादी आएगी तब इसको यूज़ करेंगे। लेकिन आज ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो देख रहे इतने सारे नॉर्म्स आ रहे हैं, फ्लैट्स की बिक्री नहीं हो रही है। तो अगर आपने ये सोच से वो खरीदा था और उस समय पे अगर वो नहीं बिका या उतनी वैल्यू नहीं हुई या कोई नॉर्म्स ऐसे आ गए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इस तरीके के पूरे सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं, उसका लुफ्त उठाना चाहते हैं, तो दूसरे विकल्प भी हैं। आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ही लेना जरूरी नहीं है। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में जब भी बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कोई भी सेक्टर, सिर्फ इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डेट, वहां पे एंड नहीं होता। वहां पे काफी सारे विकल्प हैं, सेक्टरल फंड्स है, थीमेटिक फंड्स हैं, जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जो वही सारी जगहों में निवेश करेंगे। सीमेंट कंपनी है, घर बनाने के लिए जो भी चीजें लगती हैं, जो भी फाइनेंशियल लोन कंपनी है, उन सारी कंपनीज में वो निवेश करते हैं जो अल्टीमेटली घर बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे कुछ एनएफओस भी आते हैं पल्लवी, हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड या इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, काफी एएमसीज ने इस तरीके के एनएफओस भी लॉन्च किए थे जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं और वो यही थीम के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप दूसरे विकल्प का ऑप्शन ले जहां पे आपको ज्यादा इतना इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है और वहां पे भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है क्योंकि वो अलग अलग कंपनी में निवेश करता है और आप कभी भी जब चाहे आप उसे निकाल सकते हैं।
बिल्कुल, तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति जो है इस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहता है तो कौन से फंड्स की आप उन्हें सलाह देंगी? देखिए, काफ़ी टाइम जो एनएफओज आते हैं उसका आप ध्यान रखते जाइए कि जो भी एनएफओज उस समय के लिए आते हैं, अगर वो रियल एस्टेट या हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे अभी हाउसिंग फॉर ऑल 2021 के लिए जो भी काफ़ी बीच में इस तरीके के एनएफओज भी आए थे, तो वो आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, उसमें एक मुश्त निवेश करना, ताकि आपको उसका आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। और रेगुलर अगर कोई ओपन एंडेड फंड की बात की जाए, जिसमें अगर आपको एसआईपी करनी है, तो आप थीमेटिक फंड्स में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड है, या तो फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, इस तरीके के फंड में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको अगेन ध्यान में रखना है, क्योंकि हम सेक्टोरल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको उसमें रिस्क होता है, और आप उसमें टाइमली रिव्यू करते रहे। 3 से 5 साल तक का आपका होराइजन है तो ही आप इस फंड्स में निवेश करें। बिल्कुल, अगर आप सेक्टोरियल फंड को लेने के बारे में सोच रहे हैं, इनमें निवेश करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका निवेश का नज़रिया जो है वो 3 से 5 साल का होना चाहिए, और समय समय पर जो है इन फंड्स को रिव्यू ज़रूर करते रहें। अच्छा पूजा जी, बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। लोग अक्सर हमने देखा था कि गिफ्टिंग ऑप्शन के तौर पर जो है वो अपने पार्टनर को जो है कुछ पैसा दे देते थे, या उनके लिए कुछ इमरजेंसी फंड जो है वो इकट्ठा करके रख लेते थे कि अगर परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसका इस्तेमाल हो पाए। लेकिन अगर नए जमाने की गिफ्टिंग ऑप्शन की बात की जाए तो ऐसे में एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को इस के एवज में क्या गिफ्ट दे सकता है? बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, या बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है ये। पहले के ज़माने में जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तब मेडिकल इमरजेंसी का इतना पता नहीं चलता था, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। अगर कोई कमाने वाला है और फैमिली में काफ़ी सारे कमाने वाले हुआ करते थे, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ खर्चा जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है, डिपेंडेंसी हमारे 3 या 4 लोगों में ही है, तो आपको इन सारों चीज़ों की प्लानिंग करनी होती है। तो क्योंकि पहले जैसे हम इंश्योरेंस की बात करते हैं पल्लवी, तो एलआईसी एक काफ़ी ज़रूरी प्रोडक्ट हुआ करता था, लेकिन फैमिली में काफ़ी लोगों से हम जब बात करते थे तो उसमें रिस्क कवर इतना नहीं लेते थे। वो एज एन इन्वेस्टमेंट उसे लिया करते थे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में। लेकिन अभी अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टर्म कवर है, प्लेन टर्म कवर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और वो आपके एनुअल इनकम से 10 to 15 टाइम्स जितना होना चाहिए। तो मिनिमम अगर आप 1 करोड़ के टर्म की प्लान भी करते हैं तो आपको उतना सम एश्योर्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरी बात, जो मेडिकल इमरजेंसी की आती है, तो आपके पोर्टफोलियो में एक फैमिली फ्लोटर प्लान हो सकता है, या तो आप इंडिविजुअल प्लान ले लें। वो भी मिनिमम 10 से 15 लाख का आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही टैक्स रिडक्शंस में है, और आपको ये चीज़ हमेशा प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को बाद में। जी बिल्कुल, तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक टर्म प्लान और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपको भविष्य में आने वाली कई मुसीबतों से बचा सकता है, और साथ ही आपके सिर्फ पार्टनर को नहीं बल्कि पूरे परिवार को जो है वो एक सुरक्षित भविष्य दे सकता है। अच्छा, बात करते हैं आखिर में पूजा जी उस गिफ्ट ऑप्शन की जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। लोग जो है चॉकलेट्स जो है वो वैलेंटाइन डे पे काफ़ी गिफ्ट करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, लेकिन अगर किसी का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और सिर्फ उसके पास अगर जानकारी जो है वो है, तो क्या जानकारी जो है वो उसे अपने पार्टनर को देनी चाहिए, जिससे जो है उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ जाए थोड़ी सी? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पल्लवी। जो यंगस्टर्स हैं उनमें जब हम बात करते हैं गिफ्ट्स की, तो मटेरियल गिफ्ट्स की तो जैसे आपने बात कर ही ली, लेकिन जब एक फाइनेंशियल गिफ्ट की बात होती है, वैल्यूएबल गिफ्ट की बात आती है, तो मैं कहूँगी अवेयरनेस है। सोशल मीडिया पे आपको इतना सारा जो फाइनेंशियल ज्ञान है, या तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग अगर आपने कोई बुक या फिर कोई पर्टिकुलर ब्लॉग जिसके ऊपर फाइनेंस के या फाइनेंशियल प्लानिंग के, इन्वेस्टमेंट्स के, इनके बारे में जो जानकारी है, ये अगर आप एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे को आप इसके बारे में ज्ञान दें,
तो मैं कहूंगी ये भी तो एक अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही है कि आज ही के दिन जब हम बात कर रहे थे, हम डेट पे गए थे और वो एक फाइनेंशियल डेट पे कन्वर्ट हो गई, रोमांटिक से फाइनेंशियल डेट में कन्वर्ट हो गई, और वहां पे इन चीजों का पता चला कि इस तरीके से प्लानिंग करनी है, इस तरीके के गोल सेट करने हैं, यहाँ से आपको ये जानकारी मिल सकती है। जो हमारा भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अगर आप रेगुलरली फॉलो करें तो इतनी सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, अगर आप मिलके कोई कोर्स करना चाहते हैं तो काफी फाइनेंशियल कोर्सेज भी आप साथ में कर सकते हैं। तो इस तरीके के मैं कहूंगी न्यू यंग डिजिटल इंडिया जो है, उस तरीके के गिफ्टिंग ऑप्शन सोचने चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि नए ज़माने के गिफ्टिंग ऑप्शंस जो है वो आपको चुनना चाहिए। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ज़माना जो है वो बदल चुका है, साथ ही गिफ्टिंग के ऑप्शंस भी बदल गए हैं। तो अपने पार्टनर को नए ज़माने के गिफ्ट दीजिए और साथ ही एक सुरक्षित भविष्य भी। आज की खास पेशकश में इतना ही।